हाय स्टूडेंट्स, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको पहला इडियम दिख रहा है, ये है अ बेयर गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा और बेयर मतलब क्या, भालू। वैसे तो हम बियर बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इसका बियर नहीं है, बेयर है। तो अब बेयर गार्डन मतलब एक भालू का बगीचा। भालू एक जानवर है। अब आप समझिए, भालू का जो बगीचा होगा वहां पे चीजें सब कुछ क्या प्रॉपर प्लेस्ड होंगी, सारी चीजें एक ऑर्डर में होंगी, या फिर चीजें एक तरीके से इधर उधर बिखरी हुई होंगी, केओस होगा, है ना, डिसऑर्डर्ड होंगी। वही है सर, बेयर गार्डन मतलब जहां पर सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ हो, उपद्रव मचा हुआ हो, ट्यूमल्ट एंड डिसऑर्डर मतलब जहां पर कुछ भी बिल्कुल शांत ना हो, पीसफुल ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, एक तरीके से उसे कहा जा सकता है बेयर गार्डन। एग्जाम्पल देखिए, द वे यू आर आर्गुइंग विद द वे यू आर आर्गुइंग विद द रिसेप्शनिस्ट, जिस तरीके से आप रिसेप्शनिस्ट से आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, रिमाइंड्स मी ऑफ अ बेयर गार्डन, इससे मुझे एक बेयर गार्डन याद आ रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना शोर शराबा, इतना कोलाहल क्यों, तमीज से, तरीके से बात क्यों नहीं की जा सकती। तो द वे यू आर आर्ग्यूइंग विद द रिसेप्शनिस्ट क्लियरली रिमाइंड्स मी ऑफ अ बेयर गार्डन। तो ये है इसका मीनिंग, कहीं लिख लीजिएगा कि रिमाइंड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। देखिए लगा ना, पूरा रूल है, रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग, रिमाइंड समबडी, ये मी समबडी हो गया, ऑफ समथिंग, याद रखिएगा, रिमाइंड ऑफ, रिमाइंड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। तो बेयर गार्डन जहां पर चीजें जो है पीसफुल ना हो, ट्रांक्विल ना हो, है ना, एक तरीके से कमोशन की स्टेज हो। जैसे अभी देखिए, किसान से संबंधित जब अध्यादेशों को राज्यसभा में पेश किया गया तो वहां पर बहुत उपद्रव, हुल्लड़ कटा एक तरीके से। गवर्नमेंट के मुताबिक कुछ एमपीज जो है वो अपनी चेयर से उठ करके वॉल में आ गए, कॉरिडोर में आ गए। जो जो एक तरीके से सभापति थे, उनके उनकी सीट के आसपास आ गए, नारेबाजी करने लगे। ये सब बेयर गार्डन में आएगा, है ना। चीजें बिल्कुल पीसफुल ना चल रही हो, शोर शराबा हो रहा है, हुल्लड़ कट रहा हो, वो बेयर गार्डन हो जाएगा। नंबर 2, अ बेयर हग। अब आप समझिए सर, एक टॉय होता है टेडी बेयर। क्या मतलब है उसका, टेडी बेयर है, होता है, कितना सॉफ्ट होता है वो टॉय। आप उसे यूं अपने गले लगाना पसंद करते हैं, बहुत सॉफ्ट ही तो होता है। बियर जिसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, जो कि सॉफ्टनेस का प्रमाण है। आप किसी भालू को इमेजिन करिए अपने सामने, उसका जो शरीर की बनावट है, वो क्या एहसास कराती है कि अगर उसके गले लगा जाए तो बहुत अपनापन लगेगा, प्रेम सा नजर आएगा। मेरी बात को होपफुली आप समझ रहे होंगे। टेडी बियर से रिलेट कर लीजिए। आप गले लगाते हैं टेडी बियर को, तो क्या अफेक्शन ही तो दिखाते हैं। तो बेयर हग का मतलब है जब आलिंगन किया जाए, गले लगाया जाए, और ये दिखाया जाए कि हाउ मच यू लव दैट पर्सन, हाउ मच यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन। तो उसी हक को कहा जाता है, उसे एम्ब्रेस करने को कहा जाता है, क्या, अ बेयर हग। हग समवन टू शो अफेक्शन, किसी को गले लगाना ताकि आप उसके प्रति अपने प्रेम को दिखा सके। हर कजिन गेव हर एन अफेक्शनेट बेयर हग विच ऑलमोस्ट टुक हर ब्रेथ अवे, है ना। हाँ, होपफुली समझ में आ गए होंगे। शुरू के ये दोनों ही इडियम्स, बेयर गार्डन जहां पर चीजें बिखरी हुई हो, उपद्रव मचा हुआ, बेयर हग मतलब किसी को गले लगाना, टू शो योर लव फॉर दैट पर्सन। नंबर 3, बीस्ट ऑफ बर्डन, बहुत ही इजीली समझा जा सकता है। बर्डन मतलब बोझ और बीस्ट मतलब होता है जानवर, एनिमल। तो एक एनिमल जो बोझ हो, या एक एनिमल जो बोझ ढोए। बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब है वो जानवर जो बोझा ढोने के काम आता है, खास तौर पे गधा इस काम को करता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है मेनली इस इडियम को, अ बीस्ट ऑफ बर्डन।
मीनिंग देखिए ना, एन एनिमल सच एज डोंकी, ऑक्स और एलिफेंट, है ना, हाथी, गधा या फिर बैल, यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लोड्स मतलब वस्तुएं, और डूइंग अदर हैवी वर्क जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हो, सच एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, है ना, दे कुड बी डोंकी, ऑक्स और एलिफेंट, मेनी अदर्स। नंबर 4 देखिए, अ बर्ड ऑफ पासेस, पासेस मतलब गुजरना, किसी जगह से होकर गुजरना, और बर्ड, पहली बात चिड़िया का स्वभाव ही है उड़ना, और उड़ने का मतलब है कि कोई चिड़िया एक जगह लंबे समय तक रुकेगी ही नहीं। बर्ड ऑफ पासेस कहा जाता है उन लोगों को जो प्रवासी हो, जो जो साधु संत हो, कहीं आए और कुछ दिन रुकने के बाद चले गए, बर्ड ऑफ पासेस मतलब जो माइग्रेटरी हो, है ना, जिसे आप माइग्रेंट कह सकते हैं, जो एक जगह सेटल नहीं होगा, जो मूव करेगा, कोई भी रीजन हो सकता है, जो अनस्टेबल होगा, मतलब जो स्टेशनरी नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, जो मूविंग होगा, बर्ड ऑफ पासेस, जो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहेगा, जो माइग्रेट करता रहेगा। पढ़िए, अ पर्सन हु रिमेन्स अनफिक्स्ड टू अ सर्टेन लोकेशन, एक व्यक्ति जो किसी स्थान विशेष पर लंबे समय तक ना रहे। जैसे आप सिविल सर्वेंट्स को ले लीजिए, स्पेशली जो आईएएस आईपीएस कैडर के ऑफिसर्स होते हैं, हाँ, उन पे इतना वर्कलोड होता है और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट के रडार पे ही अक्सर रहते हैं, तो 6 महीने एक जगह जॉब की, 6 महीने कहीं दूसरी जगह जॉब की, तो सिविल सर्वेंट्स आर जनरली बर्ड्स ऑफ पासेज, रिलोकेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, है ना, ये मीनिंग है इसका। एग्जाम्पल है, हाँ है, देखिए इसको पढ़ते हैं। The economy has forced me to become a bird of passes. Economy ने मुझे bird of passes बना दिया। कैसे? Moving around the state to wherever I can find work. राज्य में मैं इधर उधर टहल रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ वो जगह जहां पर मुझे अच्छा काम मिल सके। तो मतलब कहीं फिक्स्ड ही नहीं हो पा रहा, मैं एक बर्ड ऑफ पासेस बन गया हूँ। नंबर 5 देखिए, ब्लाइंड डेट, वो डेट जिसका कोई आपको आइडिया ना हो। डेट तारीख को कहा जा सकता है। डेट का मतलब मिलने जाना भी होता है, डेट करते हैं आप किसी लड़की को, या एक लड़की किसी लड़के को डेट पे जाते हैं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स। तो ब्लाइंड डेट का मतलब इसी तरीके से है, विजिट, मुलाकात जिसको कहा जा सकता है, लेकिन मुलाकात किसी अंधे व्यक्ति से नहीं, मुलाकात उस व्यक्ति से जिसके जिसके बारे में आपको कुछ खास आइडिया नहीं, क्योंकि आप उससे पहले कभी नहीं मिले हैं। ब्लाइंड डेट है ना वो। तो टू मीट अ पर्सन हु यू हैव नॉट मेट बिफोर, ठीक है, उस व्यक्ति से मिलना जिससे आपने पहले कभी मुलाकात ना की हो। ये देखिए, अ सोशल एंगेजमेंट बिटवीन टू पर्सन्स हु हैव नॉट प्रीवियसली मेट, उन दो लोगों के बीच की मुलाकात जो पहले कभी ना मिले हो। जैसे कि अगर अरेंज्ड मैरिज हो, अगर अरेंज्ड मैरिज हो, तो एंगेजमेंट के बाद कपल्स का मिलना तो ब्लाइंड डेट है, क्योंकि उससे पहले तो उनके बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई, तो उसको कहा जाता है ब्लाइंड डेट। जी, एग्जाम्पल भी है, पढ़िए। ब्लाइंड डेट्स आर टेरिफाइंग, थोड़ा सा मजाक के अंदाज में है। कैसे? बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट द पर्सन विल बी लाइक। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि आपको मालूम नहीं होता कि व्यक्ति कैसे पेश आएगा, बट दैट्स द पार्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यही तो मजे का हिस्सा है ना, कि आपके मन में एक एक्साइटमेंट रहता है, एक एक अनसर्टेनिटी रहती है कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका तरीका कैसा होगा, है ना, उसे क्या पसंद होगा, क्या पसंद नहीं होगा। तो यही एक्साइटमेंट का हिस्सा है। तो ब्लाइंड डेट का मतलब है टू मीट अ पर्सन हु इज क्वाइट स्ट्रेंजर टू यू, है ना, जो आपके लिए काफी हद तक अजनबी हो, जिसके साथ आपकी ये पहली मुलाकात हो। क्लोज फिस्टेड मैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये लगभग एवरेज हो गया है। ठीक, होपफुली आप में से भी बहुत से लोगों को आता हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, क्लोज मतलब बंद करना। अब आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति मुट्ठी हमेशा बंद करके रखे तो वो कंजूस है ना, क्योंकि पैसा खर्च करने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी ना। आपकी मुट्ठी में रुपए है, आपने उसे बंद कर रखा है, तो आप कंजूस ही तो है, आप खोलना ही नहीं चाहते।
अगर आप कंजूस नहीं होंगे तो मुट्ठी खोलेंगे और उड़ाएंगे। तो इफ somebody is a close-fisted man, तो he or she is quite miserly। तो stingy और miserly एक तरीके से जो बहुत कंजूस हो उसको कहा जाता है close-fisted man। It is too difficult to get any monetary help from a close-fisted man। बिल्कुल सही बात है, बड़ा मुश्किल है किसी कंजूस व्यक्ति से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ले पाना। मॉनेटरी हेल्प का मतलब है आर्थिक मदद। किसी कंजूस व्यक्ति से आर्थिक मदद का मिलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 7, अ डे आफ्टर द फेयर। फेयर मतलब मेला, फेयर मतलब मेला, मेला मतलब फंक्शन, मेला मतलब फंक्शन है ना, पार्टी, इवेंट। डे आफ्टर द फेयर मतलब मेला के एक दिन बाद। आज घर में फंक्शन था और एक दिन बाद आप आ रहे हैं तो मतलब लेट आ रहे हैं। डे आफ्टर द फेयर का मतलब है लेट, समय के बाद, जरूरत के बाद। किसी भी कार्य के होने में अगर बहुत लंबा समय लगे तो उसको कहा जा सकता है अ डे आफ्टर द फेयर। मेरी बात आप समझ रहे हैं, अ डे आफ्टर द फेयर। जैसे कि किसी मामले में कोई वर्डिक्ट आता है, किसी मामले में कोई फैसला आता है पर वो फैसला बहुत देर में आता है। फैसला आने से पहले जो जो अक्यूज्ड है, जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उसे मालूम था कि वो एक ईमानदार व्यक्ति था तो वो सुसाइड कर लेता है। मेरी बात समझिएगा। और फिर वर्डिक्ट आता है कि हाँ वो इनोसेंट है, तो इस वर्डिक्ट का क्या मतलब है? सिंस द पर्सन हैज गॉन, व्यक्ति तो जा चुका है ना, तो दिस इज कॉल्ड अ डे आफ्टर द फेयर। टू लिटिल टू लेट सुना होगा आप सभी ने। तो किसी भी कार्य के होने में बहुत ज्यादा डिले होना है, दिस इज कॉल्ड डे आफ्टर द फेयर। यू आर अ डे आफ्टर द फेयर, आप काफी लेट आए हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं, ट्रेन जा चुकी है, एक तरीके से फंक्शन तो ओवर हो चुका है ना, अ डे आफ्टर द फेयर। नंबर 8 देखिए, अ डाइम अ डॉजन। डॉजन मतलब दर्जन और डाइम मतलब एक एक क्वाइन को कहते हैं, एक यूनिट को कहते हैं। ठीक है, 1/10 ऑफ डॉलर। जैसे 1 रुपए होता है और एक इकन्नी होता है, इकन्नी को कहा जाएगा, या 10 पैसे को कहा जाएगा डाइम। डाइम 1/10 ऑफ अ डॉलर उसको कहा जाता है डाइम। डाइम डॉजन मतलब दर्जनों छोटे छोटे सिक्के आपके पास है पर उनकी क्या वैल्यू है? दस्सी पंजी का ढेर आपने लगा रखा है, उसकी कोई वैल्यू है? नहीं वैल्यू है। तो कोई चीज बहुत भारी संख्या में हो, हाँ, जिसकी वजह से उसकी कोई वैल्यू आपको ना नजर आए, जिसे 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 पाना बड़ा ही सरल हो और आप कोई खास वैल्यू उसको ना दें। डायमंड डॉजन का मतलब है वेरी कॉमन एंड इजी टू गेट, जिस चीज को पाना देखना बड़ा ही सरल हो, इजी टू गेट हो। एग्जाम्पल देखिए, अरेंजिंग वर्कर्स नाउअडेज इज नो मोर अ डायमंड डॉजन फॉर कंपनीज। कल तक वर्कर्स को अरेंज करना बहुत सरल हुआ करता था कंपनीज के लिए, लेकिन आज के समय में वर्कर्स को अरेंज करना डाइम अ डजन नहीं बचा है ना। इट हैज बिकम अ क्वाइट टफ जॉब टू गेट वर्कर्स टू अरेंज वर्कर्स नाउअडेज। तो आज के समय में वर्कर्स को ढूंढ पाना, वर्कर्स को अरेंज करना बहुत ही कठिन काम हो गया, बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। नंबर 9 को देखिए, फ्लैश इन द पैन। पैन किसी बर्तन को कहा जाता है ना, कढ़ाई, किसी बर्तन को आप पैन बोल सकते हैं। और फ्लैश मतलब चमक। अब आप समझिए सर, किसी बर्तन में एकदम से एक चमक आती है तो वो बहुत देर तक रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी ना। आप समझ रहे, जैसे बर्तन को धुला ही गया हो तो उसको देखा तो चमक आई, कुछ देर बाद वो सूखेगा, चमक चली जाएगी, या खाना परोसा जाएगा तब चमक चली जाएगी, या अचानक से किसी तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, बर्तन को हल्का फुल्का हिलाने से कोई रिफ्लेक्शन होता है, तो सूरज की रोशनी पड़ती तो एक रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या वो बहुत देर तक रहेगा? बहुत देर तक तो नहीं रहेगा। एकाएक बहुत तेजी से चमक आएगी और फिर वो चली जाएगी। तो फ्लैश इन द पैन मतलब समथिंग दैट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, समथिंग दैट इज नॉट परमानेंट, समथिंग दैट इज जस्ट टेम्पररी और मोमेंटरी, जो क्षणिक है,
है ना, जो बहुत दीर्घकालिक नहीं है एक तरीके से। अ फ्लैश इन द पैन, जैसे ये जो मीडिया मीडिया आउटरीच है ना, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज का गुस्सा है, जो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको लेकर के, ये फ्लैश इन द पैन है, अभी 2-4 दिन चलेगा फिर खत्म। समथिंग दैट इज टेम्पररी। हालांकि सक्सेस के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, किसी की पॉपुलैरिटी के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे कोई चीज ना वायरल हो जाती है, फ्लैश इन द पैन, और कुछ समय के बाद गायब हो जाती है, दिस इज कॉल्ड फ्लैश इन द पैन। पढ़िए, someone or something whose success, popularity or existence is short lived, है ना, जिसकी सफलता, पॉपुलैरिटी या अस्तित्व जो है वो कुछ देर का हो, जैसे आसमान में दिखने वाला इंद्रधनुष फ्लैश इन द पैन है, कुछ देर दिखेगा उसके बाद गायब हो जाएगा। ये देखिए, विद ओनली वन हिट सॉन्ग, एक हिट सॉन्ग के ही बात खाली, इट वॉज ऑब्वियस, ये साफ था, that the young pop star was going to be just another flash in the pan। एक ही तो गाना हिट था, तो ऐसे लगने लगा था कि वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा, बट आई न्यू कि वो कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। फ्लैश इन द पैन कहा जाता है। फ्लाइंग विजिट, अब आप समझिए, हवा के जैसे आए, है ना, और बादल के जैसे उड़ गए। फ्लाइंग विजिट, ये देखिए, विजिट मतलब मुलाकात, और फ्लाई उड़ करके आप मिलने आए, अर्जेंट में आप मिलने के लिए आए। और जब कोई उड़ करके मिलने आएगा तो रुकेगा क्या वहां पर? उड़ करके आया, जैसे चिड़िया उड़ करके आई, दाना चुगी और उड़ के भाग गई, या है ना, उड़ के फिर से भाग गई। तो कोई उड़ करके आपसे मिलने आया, फिर उड़ करके निकल गया। तो जो संक्षिप्त मुलाकात होती है, जिसे आप ब्रीफ विजिट कह सकते हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है फ्लाइंग विजिट। द चीफ मिनिस्टर मेड अ फ्लाइंग विजिट टू द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, एकाएक जाते हैं, और मतलब यूं जाइए कि गए और 10 मिनट के बाद निकल के चले आए, तो फ्लाइंग विजिट, थोड़ी देर के लिए वो सेक्रेटेरिएट जाते हैं। तो ये था सेशन नंबर 4, जिसमें मैंने पिछले सेशंस के जैसे 10 इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस कराए। होपफुली आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, याद करने में सरलता हो रही होगी। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।